हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम लोग वह दोनों प्रॉब्लम का सलूशन देख लिए हैं। तो अब आगे चलते हैं। आपको हम बता रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के बारे में, ठीक है। तो अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमी होलोस्फीयर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, होलो स्फीयर जो आपका हाफ है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमी होलो स्फीयर, हेमी होलो स्फीयर, ठीक है। तो हम लोग होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए निकाला जाए इसको। देखिए आपके पास एक ये होलो स्फीयर है, हाफ होलो स्फीयर है, और इसके सरफेस पे जो चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, आपका स्फीयर है, 3 डायमेंशनल है, तो इसके सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। क्या पूछा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो आपसे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, कैसे निकाला जाए। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि आपका जो दिया हुआ है कि ये हाफ होलो स्फीयर है, तो इसमें बहुत सारे आप रिंग एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लें कि आपको ये इस टाइप का दिया हुआ है स्फीयर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक रिंग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये रिंग हुआ। तो ऐसे आप बहुत सारे रिंग को एज्यूम कर सकते हैं, और उस रिंग के वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे रिंग की वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यदि आपका चार्ज पॉजिटिव है तो अपन क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। क्योंकि सबके वजह से जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड ही होगा। और यहाँ पे जितने सारे रिंग हैं, सारे रिंग का पहला पॉइंट है रेडियस क्या सेम होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जो आपके टॉप पे जो रिंग आपका जो बनेगा, ये चूँकि ये 3D है, हम उसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये रिंग आपका पूरा है, ये पूरे आपका रिंग है, ठीक है, इस टाइप का। लेकिन बस
आपका ये व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका रेडियस आपका कुछ और होगा। ये आपका रिंग है, इसका भी रेडियस आपका कुछ और होगा। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हर रिंग का रेडियस आपका अलग अलग है, ठीक है। तो हम, और रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी मुझे पता है, तो हम ऐसे ही प्लानिंग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए किया जाए। आप क्या करें, थीटा पे जा कर के आप काटें डी थीटा। थीटा पे जाके क्या काटें, डी थीटा, ठीक है। और यहाँ से आपको एक स्ट्रिप मिलेगा इस टाइप का, जान करके थोड़ा बड़ा बना रहे ताकि आपको दिखाई दे। इस टाइप का आपको स्ट्रिप मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रिप आपका पूरा एक रिंग है। जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप आपका पूरा क्या है, एक रिंग है। क्लियर। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि इस स्ट्रिप के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डी। तो सबसे पहले इस स्ट्रिप पे जो चार्ज है उस चार्ज को आप डी क्यू मान लीजिए। और जो ये स्ट्रिप बना है तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा वो हमें निकालना है। जिसका रेडियस ये थीटा है, ये स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, तो आपका ये रिंग का ये रेडियस होगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपको आर साइन 90 माइनस थीटा। तो इसका रेडियस बेटा हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू, आप अच्छे से डायग्राम बनाएं कॉपी पे और देखें वहाँ पे कि रेडियस आपका आर कोस थीटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपका जो रेडियस है वो आपका आर कोस थीटा निकल गया, ओके। और मुझे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहाँ जो इसका सेंटर है, इस सेंटर से और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ठीक है। तो आपको बगल में हम ट्रायंगल बना देते हैं। इनफैक्ट ये है कि ये आपका इस टाइप से है, ठीक है। देखिए ये आपका आर है और ये थीटा है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा ये एंगल, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपको आर, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है तो आर साइन थीटा, तो आर साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा आपको आर कॉस थीटा। और ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, तो आर कॉस 90 तो हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। तो अपन क्या किए, सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिए। तो बताइए डी जो होगा वो डी क्या हो जाएगा, के क्यू, जो चार्ज है स्ट्रिप पर डी क्यू इंटू एक्स। एक्स क्या होगा, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ वो पॉइंट का डिस्टेंस रिंग के सेंटर से जो एक्स है आपका, और यहाँ पे आपका आर साइन थीटा है। तो आगे के क्यू एक्स, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये रिंग के जो फार्मूला है वो अपन यहाँ पे
अप्लाई कर लिए। तो चलिए अपन डी क्यू भी निकालते हैं। डी क्यू क्या हो जाएगा? तो डी क्यू हो जाएगा आपका, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है एस्फेयर पे, वो हम सिग्मा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सिग्मा। सिग्मा इज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज होलो एस्फेयर के सरफेस पे पूरा स्प्रेड किया हुआ है, फैला हुआ है सरफेस पे। ठीक है, तो सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? तो 2 पाई रेडियस हो जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपका 2 पाई r cos थीटा, इसका हो गया लेंथ। और इसका जो स्ट्रिप का जो विड्थ है, वो विड्थ कितना हो जाएगा? ये r d थीटा। तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे r d थीटा से, तो डी क्यू क्या निकल जाएगा अपना? सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कैसे लिए? ओके, तो अपन को डी क्यू भी यहाँ पे निकल गया। तो इस डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो आपको डी निकल जाएगा के टाइम्स सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर बचेगा r साइन थीटा। क्लियर? यहाँ देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो बचेगा केवल आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा आर क्यूब डायरेक्ट। देखिए आर क्यूब है तो आपको आर स्क्वायर आर क्यूब भी आपका कैंसिल हो गया। क्लियर? तो बेटा डी का वैल्यू क्या निकल गया? के का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया सिग्मा इंटू 2 पाई, सिग्मा इंटू 2 पाई। क्लियर? और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं था। तो सिग्मा इंटू 2 पाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो गया, तो आपको आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा क्या करते हैं, इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, या आप कैंसिल ही नहीं करते हैं, कर दिए तो चलिए ठीक है। तो बेटा डी क्या निकल गया? सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा स्ट्रिप लिए थे, जो आपका रिंग था, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। बट हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द हाफ होलो स्फीयर, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसे इंटीग्रेट अपन कहाँ से कहाँ तक करें? तो इसे इंटीग्रेट हम लोग 0 से π/2 तक करेंगे। ठीक है, ये आपका लिमिट है 0 to π/2, क्योंकि आप 0 पे करेंगे तो स्ट्रिप यहाँ आ जाएगा, π/2 करेंगे स्ट्रिप आपका टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाई, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में ही करते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था डी, ये डी आया था सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 इंटू डी थीटा 0 से π/2। तो ये आपका वैल्यू आया था, ठीक है। तो आपका ये, अब इसी को हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन सही लिखा हुआ है कि नहीं पीछे से, ठीक है। पीछे में क्या है, तो पीछे आप देखिए यही है 0 से π/2 सिग्मा एप्सिलॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे आप देखिए कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का क्या होता है, तो आपको पता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट 0 से π/2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा सिग्मा बाई 4 ओनली एप्सिलॉन नॉट, पाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ओनली 4 एप्सिलॉन नॉट। तो साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 0 से π/2। तो π/2 कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा कॉस पाई, कॉस पाई आपका होता है -1, तो -1 हो जाएगा 1/2, जीरो कर देंगे 1/2, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको 1 निकल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू हाफ होलो स्फीयर एट द सेंटर, ओके। तो इस टाइप से आपका डेरिवेशन हो गया है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो हम लोग देखें, रिंग के वजह से देख लिए, डिस्क के वजह से देख लिए, ठीक है, वायर लीनियर रॉड है उसके वजह से देख लिए, तो और उसके सारे केसेस को भी देख लिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कई चीज़ों का देख लिए, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब अपन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे होलो स्फीयर कंप्लीट हो, चाहे वो कंडक्टर हो या आपका नॉन कंडक्टर हो, ठीक है, तो वो सब गॉस लॉ के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग गॉस लॉ की तरफ शिफ्ट करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन और देखिए, डिस्कस करते हैं कि आपका एक रॉड है, इन्फिनेटली लॉन्ग है, ठीक है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर है। और यहाँ पे भी एक चार्ज है जिसका
मैग्नीट्यूड Q है और मास M है, ठीक है। और ये चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में है, किस में है? इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इस चार्ज को यदि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करें इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करें ऊपर या नीचे, इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आपसे पूछा गया है कि उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो एसएचएम में आपको बता चुके हैं पहले ही, और यहाँ पे बता चुके हैं कई बार। तो आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट को खोजिए और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से चार्ज को थोड़ा सा आगे पीछे हिलाओ और उसको थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइटली जब आप शिफ्ट करते हैं तब उस पर नेट फोर्स देखने की कोशिश करो। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि वो एसएचएम है या नहीं है। यदि एसएचएम है तो क्या कंडीशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका। तो सबसे पहले ये है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है, तो आपको पता है कि आपका जो वायर है यदि इन्फिनिटी लॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 2k लैम्डा बाई डी होता है। तो मान लीजिए एक आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका डी है। तो चलिए, तो यहाँ पे यदि मास है तो यदि इसका एबीडी बनाया जाए तो नीचे एक mg फोर्स लगेगा और ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो लगेगा 2k लैम्डा बाई डी इंटू क्यू, जहाँ पे 2k लैम्डा बाई डी जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए लिखेंगे 2k लैम्डा बाई डी इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आपने इक्वेशन को लिख लिया। अब जब मान लीजिए इसको हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस करें x, छोटा सा, जब आप x डिस्प्लेस करेंगे तो बेटा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कम हो जाएगा, तो ये अपवर्ड वाले फोर्स आपका कम हो जाएगा। बट आपका mg क्या है? ज़्यादा है। तो इस पे जो नेट फोर्स यहाँ पे होगा वो आपका डाउनवर्ड होगा। तो इट मीन्स आपका ये इक्विलिब्रियम जो है वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। तो सबसे पहले आप अपने आप में ये चेक कर लीजिए कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। हाँ, ये है कि यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको निकालना है टाइम पीरियड, तो 100% है कि इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल ही होगा, ठीक है। बट आप हमेशा चेक करते रहिए, तो आपको चेक करने के लिए आ जाएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि आपका जो ऑसिलेशन होता है, जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होती है वहीं पे होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोगों का काम है कि चेक करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं है। तो चलिए पता चल गया हम लोगों के इक्विलिब्रियम स्टेबल है। तो यहाँ पे यदि हम फोर्स लिखे F इक्वल्स टू क्या होगा, तो ऊपर ले जा रहे हैं तो ऊपर को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो फोर्स हो जाएगा आपका 2k लैम्डा बाई डी क्यू माइनस mg, और d की जगह पे यहाँ हो जाएगा d प्लस एक्स, ठीक है। आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d प्लस एक्स। तो ये आपका यहाँ पे फोर्स निकल गया, ठीक है। हम इसी में इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसी पेज में। तो अब ये आपका फोर्स निकल गया, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2k लैम्डा क्यू बाई डी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस mg। क्या बचा?
1 प्लस एक्स बाई डी माइनस एम जी। अब देखिए जो 2k लेमडा क्यू बाई जो डी है, ये क्या है? ये आपका mg है। क्या है आपका? mg है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू mg 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस mg। तो F इक्वल्स टू आप mg कॉमन ले लें यदि, तो अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए कि आपका यदि x बाई डी, तो आपको पता है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन को 1 माइनस एन एक्स तभी लिख सकते हैं बेटा जब आपका x काफ़ी छोटा हो। ठीक है, मतलब x जो है 1 का 5% हो, तब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका x बाई डी काफ़ी छोटा होना चाहिए, तो आपका x बहुत ही छोटा होना चाहिए, तब आपका ये SHM होगा। तो ये सब कंडीशन है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको बायनोमियल से लिख सकते हैं हम लोग, F इक्वल्स टू एम जी 1 माइनस एक्स बाई डी माइनस 1। देखिए कैंसिल हो गया, तो F क्या निकल गया? F निकल गया माइनस एम जी एक्स बाई डी। तो आपका देखिए फोर्स निकल गया माइनस एम जी एक्स बाई डी, तो आपका ये आ गया K। क्या आ गया? K। जब आपका K निकल गया तो बेटा आप यहाँ से टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो आपको निकल रहा था F इक्वल्स टू माइनस एम जी बाई डी एक्स, ए निकल जाएगा माइनस जी बाई डी एक्स, और आपको पता है ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो ओमेगा स्क्वायर निकल गया जी बाई डी, ओमेगा निकल गया रूट ओवर जी बाई डी, और जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई रूट ओवर डी बाई जी। तो ये आपका निकल गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर लिए प्रॉब्लम को। कुछ प्रॉब्लम आपको दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। फिर ये इन्फिनेटली एक्सटेंडेड है, कुछ प्रॉब्लम आपके लिए। ऐसे कैसे होगा? जब तक प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये जो आपका सेमी सर्कुलर जो रिंग है इसका रेडियस आपका r ले लीजिए। क्या ले लीजिए? r। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, सेंटर पे। आप ये भी ले लीजिए, एक इस टाइप का फ्रेम है, ये भी इन्फिनेटली एक्सटेंडेड है, चार्ज आपका इस पे पॉजिटिव है। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? ओ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये डिस्टेंस दिया हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आप ले लीजिए L, D ले लीजिए, क्या ले लीजिए D, ये डिस्टेंस। और आप जो है सेंटर पे पॉइंट O पे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। तो ये आपके दो प्रॉब्लम हुए, आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मान लीजिए कि जैसे कि आपके कमरे में ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्या आपको ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, उसके इफ़ेक्ट को आप देख पाते हैं। तो उसी टाइप से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दिखाई देगी, बट आप उसके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको नहीं दिखाई देगी, बट आप उसके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है, जो उसकी एनालिसिस है, उसकी चर्चा करने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए अपन एक कंसेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपका एक इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। वो आप देख नहीं सकते हैं, बट यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्फिग्रेशन है, तो उस कन्फिग्रेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका एक इमेजिनरी लाइंस होती है, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ड्रॉ करते हैं उस फील्ड के पैटर्न को समझने के लिए। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिस प्रॉपर्टीज़ को अपन को समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं इस प्रॉपर्टीज से होते हैं, ठीक है। तो अपन को इस प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। क्या लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आपको ऑलरेडी अभी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका एक इमेजनरी लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ में जो है, सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसे समझिए क्या होता है। देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ओरिजिनेट होती है। क्या होती है, ओरिजिनेट। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट, ठीक है। यदि आपका चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ओरिजिनेट होती है।
जैसे मान लीजिए आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, आपको ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे यदि कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू रखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बताए थे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज रिपल्सिव। अब देखिए फील्ड पैटर्न्स हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है तो बेटा फोर्स भी क्या लगा, इसी डायरेक्शन में लगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ओरिजिनेट होता है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट है कि यदि आपका चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस जो होते हैं वो आपके टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर टर्मिनेट एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट। ठीक है, तो अब ये जो फील्ड लाइंस है जो आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से आपको टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये फील्ड लाइंस और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपका जो थर्ड प्रॉपर्टीज है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines, number of field lines is directly proportional to magnitude of charge। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे फील्ड लाइंस के नंबर डिपेंड करते हैं। यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा, यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फील्ड लाइंस आपका कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका कोई चार्ज यहाँ पे Q1 दिया हुआ है और ये फील्ड लाइंस आपका ये दिया हुआ है, कोई चार्ज आपका यहाँ पे Q2 दिया हुआ है और इससे फील्ड लाइंस ये निकल रही है, तो बताइए Q1 Q2 में किसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 7 है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा Q2 का ये ज़्यादा होगा किससे, Q1 से। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टीज है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होगा वो आपका चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सिंपली आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में आपसे ये पूछा जाए कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और आपका एक नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगा, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव में फील्ड लाइंस क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसा होगा, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा, नेगेटिव में आपको क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट करेगा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड लाइंस होंगे जो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए दिखाई देंगे और वही फील्ड लाइंस जो है आपको नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यदि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाए हैं तो यूनिवर्स में कहीं पर होगा जो नेगेटिव चार्ज होगा,
क्योंकि आपको जो चार्जिंग का प्रोसेस आप शुरू में ही पढ़े थे, यदि आपका पॉजिटिव चार्ज कहीं पर डेवलप हो रहा है तो ऑब्वियसली कहीं पर नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया होगा। तो यहाँ से जो फिल लाइन्स आपका ओरिजिनेट हो रहा है, ये फिल लाइन्स कहाँ पे टर्मिनेट होगा? जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, इन्फिनिटी पे। समझ सकते हैं इस चीज़ को आप, क्योंकि भैया फिल लाइन्स जो ओरिजिनेट हो रहा है तो कहीं पे जाकर टर्मिनेट तो होगा। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आप जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किए हो तो पक्का पूरे यूनिवर्स में कहीं पर आप नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया होगा। तो जो फिल लाइन्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होगा तो वो फिल लाइन्स वहाँ पे क्या हो रहा होगा? टर्मिनेट हो रहा होगा। तो ये फिल लाइन्स जो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो कहाँ? कहीं पे टर्मिनेट हो रहा होगा। जो आपका नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से फिल लाइन्स क्या होता है? टर्मिनेट हो रहा होगा। तो ये फिल लाइन्स कहाँ से आया होगा? क्वेश्चन है ये फिल लाइन्स कहाँ से आया होगा? तो आपका ये नेगेटिव चार्ज है तो पक्का आप कहीं पर पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया होगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज से फिल लाइन्स ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो फिल लाइन्स यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। क्या आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो पॉजिटिव चार्ज से फिल लाइन्स ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज में फिल लाइन्स आपका टर्मिनेट हो रहा है। और फिल लाइन्स का जो नंबर है वो डिपेंड्स करता है चार्ज का कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ फिल लाइन्स ज़्यादा होगा, यदि कम है तो नंबर ऑफ़ फिल लाइन्स आपका कम होगा। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि ये इतना ये चार्ज है, इससे 10 नंबर ऑफ़ फिल लाइन्स निकला, 20 नंबर ऑफ़ फिल लाइन्स निकला। एग्जैक्टली अभी हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं फील्ड लाइंस का। अभी कई सारे प्रॉपर्टीज को मिलेंगे, सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और आप भी समझिए। तो आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नंबरिंग आप देख सकते हैं जो भी है, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ कर देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये है कि जब आप फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो उस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। ठीक है, समझिए क्या बता रहे हैं। एफ इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू ई। मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस टाइप का, यहाँ पे कोई चार्ज रख दिए, पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यदि मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे यदि हम चार्ज क्यू रखेंगे तो बेटा इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, क्यू ई, यदि चार्ज आपका पॉजिटिव है तो। बट यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा? यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका लीनियर नहीं है, कर्वी लीनियर है, कर्व टाइप है, तो हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? उसी डायरेक्शन को पता करने के लिए आपको बताए थे कि आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, क्योंकि आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फोर्स का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। चार्ज पॉजिटिव है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नेगेटिव है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टू सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, at first we will draw a tangent at that point
and the direction of tangent gives the direction of electric field at that point. तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है ना। तो ये है कि इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, if we draw a tangent at any point on the electric field lines, the direction of tangent gives the direction of electric field at that point। तो आप उस पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें। तो जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें। तो आपको यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कर्वीलिनियर है तो किसी भी पॉइंट पे यदि डायरेक्शन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिंपली वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर है कि जब इस प्रॉपर्टीज़ को अपन समझे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपका है, वो प्रॉपर्टीज़ है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगला है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इंटरसेक्ट नहीं करता है। व्हाई? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मान लीजिए कि आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि आपका इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लफड़ा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा या इधर लगेगा, चार्ज इधर जाएगा या इधर जाएगा, बड़ा कन्फ्यूज़न है। चार्ज यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न फील करेगा, साला हम किधर जाएं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल है, इसलिए आपका चार्ज जो फोर्स फील करेगा वो दो डायरेक्शन में कर सकता है। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपका टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यदि इंटरसेक्ट करवाएंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सामने में आ जाएगा, ठीक है ना।
तो आप बता सकते हैं कि इफ़ वी कंसिडर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू टेंजेंट, there are two direction of electric field, but this is not possible. At a particular point only one direction of electric field, but when two field lines intersect, then at intersection point there are two direction, which is not possible. So two electric field lines cannot intersect each other. तो ये आपका प्रॉपर्टीज था। अभी आपके और प्रॉपर्टीज चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरे प्रॉपर्टीज़ को ढंग से पढ़ने के बाद ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पे चलेंगे, जो आपको गॉस थ्योरम से स्टार्ट होता है। ओके, थैंक यू।